पिछली क्लास में ये सब पढ़ा था, है ना, कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि नंबर्स दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी अभी आपके काम का नहीं है, वो आप 11th क्लास में उससे मिलोगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या बताया था कि रियल नंबर दो तरीके के हैं, रियल नंबर दो तरीके के हैं, एक रेशनल और एक इर्रेशनल, ठीक है। दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि रेशनल में ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनमें डेसिमल है या जो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में भी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर। ऊपर नीचे क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर। कोई दिक्कत है इस बात में कि फ्रैक्शन में भी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर, या इंटीजर नहीं है तो ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें हम इंटीजर ला सकें, इंटीजर, ठीक है। और जिसमें इंटीजर नहीं ला सकते वो क्या है, इर्रेशनल। वो क्या है, ठीक है, कि अगर ऊपर नीचे इंटीजर है तो रेशनल है, ऊपर नीचे इंटीजर नहीं आ सकता तो इर्रेशनल है, ठीक है। और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये सब डिस्कशन हो गया था, मजा आया, समझ आया था, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बोला था रेशनल नंबर को अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। एक तो ये कि फ्रैक्शन है, दो इंटीजर है, लेकिन दो इंटीजर को डिवाइड करके क्या क्या आ सकता है, या तो बिना डेसिमल वाला नंबर आएगा, डेसिमल वाला जो खत्म हो गया, और डेसिमल वाला जो खत्म नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। आगे क्या कहानी है, ठीक है, कि इरेशनल क्या होगा, तो जो ना खत्म हो ना रिपीट, जो ना खत्म हो ना रिपीट, है ना, या जिसे हम दो इंटीजर को डिवाइड करके नहीं ला सकते, दो इंटीजर को डिवाइड करके। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है। आगे देखो, ये मैंने दिखाया भी था करके कि दो इंटीजर को जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, या तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, या ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल है और वो खत्म हो गया एक टाइम के बाद, या ऐसा जिसमें डेसिमल है वो खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो गया। लेकिन क्या हो गया बेटा, रिपीट। समझ में आई। तो यही सब मिलके क्या बनता है, रेशनल। क्या बन जाता है, रेशनल, ठीक है। दो इंटीजर को डिवाइड करके हमेशा ऐसा आता है, इसीलिए ये रेशनल है, ठीक है। और जो दो इंटीजर को डिवाइड करके आया वही रेशनल है, उसको ऐसे लिखा जाता है कि a number which can be written in the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो इसका मतलब अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि एक नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ p q क्या होने चाहिए, इंटीजर, ठीक है। और रेशनल नंबर भी वहीं से आया। रेशनल देखो, रेशनल वर्ड क्या है बेटा, रेशनल, ठीक है। तो रेशनल कहाँ से आया, रेशियो कहाँ से आया, जिसे हम रेशियो की तरह दिखा सके, जिसे हम रेशियो की तरह दिखा सके। रेशियो क्या हो गया यहाँ, इंटीजर का रेशियो। किसका रेशियो, कि एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे। समझ आया। इंटीजर क्या होता है, हाँ, जिसमें डेसिमल नहीं है, जिसमें डेसिमल नहीं है। तुम्हें समझ आ रहा है, तुम भी पढ़ लो इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें मजेदार है, ठीक है, इन्हीं के साथ पढ़ा कर, दिक्कत नहीं ना कोई, ठीक है, ठीक है बेटा। और एक बात बताई थी इनके बारे में, जैसे ये √4 होता है, स्क्वायर रूट 4 क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट 4। तो ये क्या आ रहा है 2, स्क्वायर रूट 9 ये क्या आ रहा है 3, स्क्वायर रूट 25 ये क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये सब बातें अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है दीदी, ठीक। उदास होके देख रही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और है, ठीक है, रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और है, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये सीखेंगे कि नंबर्स के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक क्या है हमारा रियल और एक क्या है इमेजनरी, ठीक है। अब जरा एक काम और करते हैं नंबर्स को, ठीक है। अब बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एक्सपेंशन। क्या करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है अभी आराम आराम से देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में बांटने का ये मतलब है कि डेसिमल के बाद इसमें क्या है, डेसिमल के बाद इसमें, ठीक है। तो इसकी दो कैटेगरी आती है, एक होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है बेटा, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो खत्म हो जाता है, जो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है, जो खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। इतनी बात में कोई दिक्कत। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा, जो खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। अब देखो मजे की बात क्या है,
कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसके भी दो पार्ट हैं। इसके भी कितने पार्ट है बेटा? दो। एक होता है रिपीटिंग, क्या होता है कि खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन, इतनी बात समझ में आई। और इधर एक होता है नॉन रिपीटिंग, ना खत्म हुआ ना रिपीट, ना खत्म हुआ ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो जैसे टर्मिनेटिंग में क्या आ सकता है, डेसिमल वाले भी आ सकते हैं और बिना डेसिमल वाले भी आ सकते हैं, है ना, मतलब इंटीजर्स भी आएंगे टर्मिनेटिंग में, है ना, जैसे ये 0 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि ये तो हो गया टर्मिनेटिंग में बिना डेसिमल वाले। अब डेसिमल वाले जिसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे 3.64 खत्म हो गया, 9.382 खत्म हो गया, 4 या माइनस का ले लो, चलो एक -4.667, ठीक है, ये एक टाइम के बाद क्या हो जा रहे हैं, खत्म, क्या हो जा रहे हैं। तो इसमें डेसिमल वाले भी आ सकते हैं, बिना डेसिमल वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, बस डेसिमल वाले खत्म हो जाएंगे, आया, और जिनमें डेसिमल नहीं है वो तो खत्म है ही, ठीक है। तो यहाँ आ गया, अब एक आता है रिपीटिंग, क्या आता है बेटा, और एक नॉन रिपीटिंग, एक क्या आया, ठीक है। तो अब रिपीटिंग में क्या होता है, बार लगा हुआ होगा, रिपीटिंग में क्या होगा बेटा, जैसे मैंने कहा 3.4 पे बार है तो 3.4444 चलता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा 5.987, अब यहाँ बार लगाया 87 पे तो क्या होगा, 87 87 87 87 चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है इस बात में? तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ में आया। अब जरा आगे चलते हैं, अगर हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या कहें बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो याद करो यही होता है इर्रेशनल, यही क्या होता है ना, ना खत्म होता है ना रिपीट। तो यहाँ क्या आएगा, मान लो मैंने कहा 0.01 001 0001 इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है, कि ना खत्म हो रहा है ना रिपीट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू, दूसरी बात मैंने कहा था, देखो ये √2 √3 √5 ये जो सारे होते हैं, ये सारे भी किसका पार्ट होते हैं, ठीक है, इसी का पार्ट होते हैं, जो ना खत्म होते हैं ना रिपीट, क्योंकि इनकी ऐसी वैल्यूज आती है जो ना खत्म होती है ना रिपीट, ठीक है। और एक पाए बताया था, इतनी बात समझ आई। अब ये इसलिए बताया, ठीक है, क्योंकि इससे एक और डेफिनेशन आएगी, इससे एक और डेफिनेशन रेशनल नंबर की आएगी, समझ आया। देखो जो ये वाले है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये रेशनल है, ये क्या है बेटा, रेशनल, ठीक है। और ये वाला जो है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला है इर्रेशनल, ये वाला क्या है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ये जो टर्मिनेटिंग होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रेशनल, क्या होता है बेटा, रेशनल। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये क्या होता है, इर्रेशनल। मजा आया? तो देखो जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी ना रेशनल नंबर की, यहाँ पे ये वाली, कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एक तो ये डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन अब लिख देता हूं कि क्या है, देखो दूसरी डेफिनेशन ये है कि हम बोलेंगे एक ऐसा नंबर है, अ नंबर whose decimal expansion, a number whose decimal expansion, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, या तो टर्मिनेटिंग है या तो क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग, तो बोलेंगे इज ईदर टर्मिनेटिंग, इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ से आपको दो डेफिनेशन मिल गई, समझ में आया कि नहीं आया हर्षित? बेटा देखो यही बात यहाँ पे है, ठीक है, कि रेशनल नंबर कहाँ से आया, रेशियो से। रेशनल नंबर कहाँ से आया, रेशियो से, मतलब जिसे रेशियो की तरह दिखा सके। रेशियो किसका, इंटीजर का। रेशियो किसका, इसलिए ये वाली डेफिनेशन बनी कि एक नंबर जिसे हम किस फॉर्म में लिख सके, p by q में p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, क्योंकि किसका रेशियो है, इंटीजर का, तो p q क्या होने चाहिए, इंटीजर। और एक बात है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगली बात में ये आ रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम दो
इंटीजर को डिवाइड करते हैं, जब भी हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग नंबर आता है जो कि खत्म हो जाएगा, मतलब या तो उसमें डेसिमल होगा नहीं, और अगर डेसिमल है भी, ठीक है, तो वो एक टाइम के बाद खत्म, या अगर वो खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीट, खत्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रिपीट, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया। और जो ना खत्म हो ना रिपीट हो वो कहाँ जाता है, इर्रेशनल में, वो कहाँ जाता है बेटा, समझ आ रही है बात, अच्छे से आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? तो ये दो डेफिनेशन याद रहेगी रेशनल नंबर की, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो ये क्या है बेटा हमारा रेशनल नंबर, और उसकी दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। अब अगर इरेशनल की बात करें तो वहां ये आ जाएगा कि एक नंबर जिसे हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ कैन की जगह क्या आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ क्या आ जाएगा, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज, सीधा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, आया? तो वहां क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और यहाँ कैन की जगह क्या आ जाएगा, कैन नॉट, ठीक है, समझ आया, टेस्टी था, फटाफट लिख लो, काम खत्म, जितना मतलब बताना था अभी के लिए वो बता दिया, ठीक है, जितना तुम्हारे सिलेबस में क्या, हाँ पहले ये नोट कर लो, फिर वो दोनों डेफिनेशन एक जगह नोट कर लेना, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं अब बुक का क्या है नहीं है, ये इंट्रो था पूरा का पूरा।
ठीक हो गया ना, इतना नोट हो गया, सबको याद भी हो गया? याद नहीं हुआ क्या? घर जाके रट्टे मारोगे तब याद होगा? छी 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 छी, कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। साथ के साथ याद करो ना, है क्या इसके अंदर? एक नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पी क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। और एक ये है कि एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो ही तो वर्ड पढ़ाए थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इरेशनल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ टर्मिनेटिंग या फिर शायद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आया बेटा, साथ के साथ याद करो, ठीक है। कॉपियां साथ के साथ कुछ चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। मैथ में तो हो ही जानी चाहिए एटलीस्ट। चलो खैर, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ खास दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, अगर मैं कहूं कि तुम्हें एक खीरा दिया जाए, क्या दिया जाए? खीरा, ठीक है। और उसके तुमको 3 बराबर हिस्से करने हैं। कितने बराबर हिस्से करने हैं? तो कितनी बार चाकू मारोगे? कितनी बार? 2 बार चाकू मारोगे, ठीक है। क्यों मारोगे 2 बार चाकू? क्योंकि 3 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। 3 बराबर हिस्से, मान लो ये खीरा है, 3 बराबर हिस्से करने हैं, तो हमें 1 बार चाकू मारा, दूसरी बार चाकू मारा, ठीक है। गुस्सा मत करो, बढ़ा तो रहे हैं। तो कह रहा मैं नहीं खेल रहा, ऐसे कैसे मार दिया चाकू। चलो खैर, ये तो तीसरा टुकड़ा तो अपने आप अलग हो गया ना। तीसरा टुकड़ा क्या हुआ बेटा? अपने आप, है ना। एक खीरा है तुम्हारे पास, अगर 5 टुकड़े करने हैं तो कितने चाकू मारोगे? है ना, 4 बार मारोगे। नहीं, 4 बार क्यों मारोगे? 1 बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा। मान लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं खीरे को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5वां तो अपने आप ही निकल गया, उसके लिए चाकू मारने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? कोई दिक्कत है? तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब कहानी क्या आती है कि मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है कुछ भी। मान लो कहता है 1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ आप क्या करोगे ना, मान लो कि आप एक नंबर लाइन बनाओगे, उस पर अलग अलग नंबर लोगे, 0 1 2 इस तरीके से, ठीक है। अब एक छोटा सा बस आपको काम करना है, ये 1/4 है ना, तो ये जो 0 से 1 है, इसके कितने बराबर हिस्से करने हैं? 4। कितने बराबर हिस्से करने हैं? 4। इतनी बात समझ आई? तो ये कैसे होगा? 1 2 3, है ना, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना। ये वाला 2/4, ये वाला 3/4, ठीक है। और ये 4/4 हो गया। समझ में आई कि नहीं? ठीक है, सिंपल है, आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। कि जितना भी करना है 0 से 1 के बीच में उतने टुकड़े कर दो। नीचे 4 है तो 4 टुकड़े कर दो और बस वो हो गया रिप्रेजेंट। कोई दिक्कत है इतनी बात में? आसान था, टेस्टी है। आगे देखो, तो यही है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके में, ये सब आपको करने हैं। एक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या आता है बेटा? देखो रेशनल नंबर को जरा छोड़ देते हैं, बात क्या थी, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है बचपन में, हाँ या ना? ठीक है, वही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ काम आना है, ठीक है। जरा आराम आराम से समझना इस चीज को। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा हुआ है, देखो होता क्या था ना कि बहुत सिंपल सी बात है, कि हम क्या करते थे बेटा, ऊपर नीचे बराबर नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते थे या तो डिवाइड करते थे। ऊपर नीचे सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते थे या तो डिवाइड कर देते थे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता था, हाँ या ना? वो रीजन मैंने तुमसे डिस्कस कर रखा है कि क्यों, ठीक है। क्या याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, देख लो एक बार फिर करवा देते हैं। एक बात समझना, मान लो मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास क्या है बेटा? एक रोटी। उसके मैंने 2 बराबर हिस्से किए और 1 खा गया, 2 बराबर हिस्से किए और 1 खा गया, ठीक है। तो आधी रोटी खाई मैंने। अगर मैं इसके ही
कितने हिस्से कर दूं? 4। कितने कर दूं? 4। और 2 खा जाऊं, और क्या खा जाऊं? 2। तो भी तो मैंने आधी रोटी खाई। आ रही है बात समझ के नहीं? अगर इसी के मैं क्या करूं, 6 हिस्से कर दूं और 3 खा जाऊं तो भी आधी रोटी। 50 टुकड़े कर दूं, 50 हिस्से कर दूं और 25 खा जाऊं तो भी आधी रोटी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही बात हो रहा है ना कि अगर हम जो हमने टोटल हिस्से करें, अगर हम जो हमने टोटल हिस्से करें जैसे उसे डबल कर दिया, तो पहले जितना खाया था उसे भी क्या कर दिया? डबल। तो वो क्या हुआ? सेम ही प्रोपोर्शन में रहा, सेम ही प्रोपोर्शन में, मतलब उनका रेशियो सेम रहा, मतलब उनका रेशियो जैसे पहले क्या था 1/2। अब अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 का 4 कर दूं, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? 2, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2। तो ये आ गया 2/4। तो इन्हें काट के तो 1/2 ही आएगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसे लाऊंगा तो 1/2 ही आएगा। तो रेशियो अभी भी क्या रहा? सेम, इसलिए फ्रैक्शन भी क्या है? सेम। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। और डिवाइड में भी वही है भाई, मैंने क्या किया? 4 थे, अब मैं क्या मानूंगा? वो 4 जो है वो क्या बन गए? 2। क्या बन गए? तो वो ऊपर वाला भी क्या हुआ? 2 से 1 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब टोटल टुकड़े बढ़ा रहे हैं, टोटल टुकड़े, और डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल टुकड़े कम कर रहे हैं। और जिस रेशो में ये कम किया उसी रेशो में वो भी कम किया। आया? इसलिए क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट। आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। जैसे अब मैं ऊपर वाले को क्या करूं? 1 को क्या करूं? 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आएगा। तो 2 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 50 से। तो मैं यही मान रहा हूं कि मैंने क्या किया? अब 100 टुकड़े कर दिए। मैंने क्या कर दिए? है तो वही ना 1/2, काट के क्या आ रहा है? 1/2। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इस बात में? अब देखो क्वेश्चंस जो आप करोगे ना उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है। क्वेश्चंस में आपको क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक, मान लो ये है आपके पास 18/24 इज इक्वल टू, ठीक है, हम ले लेते हैं 54 बाय, और यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आएगा। ठीक है। तो अगर आपको निकालना है तो आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। वो क्या? कंपेयर करो 18 से 54 पे आने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया होगा? 3। तो 24 में भी क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 3। समझ में आई बात? तो ये कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? मज़ा आया? आपकी बुक में मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। और नहीं तो अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो उसका भी एक तरीका है, ये तो समझा दिया मैंने। इसको ऐसे किया जाता है 18/24 इज इक्वल टू 54 बाय, मान लो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या ले लिया? x। इतनी बात समझ आई? ये आगे काम आएगा इसलिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है। ये दोनों को क्या करते हैं हम? आप एक साथ लिख देते हैं, मतलब 18 इंटू एक्स, और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं 54 इंटू 24। 54 इंटू 24। फिर ऐसे x बराबर 54 इंटू 24, और ये वहाँ नीचे चला जाता है, नीचे 18। आया समझ में? क्या किया? इन दोनों को साथ लिखा, इन दोनों को साथ लिखा, फिर क्या हुआ? जो x के साथ था उसे यहाँ नीचे भेज दिया। आया? और फिर इसे ऐसे काट देंगे। ठीक है। जिससे आप काटना आपको आसान लगे उससे आप काट सकते हो। ये काटना पीटना आपको पहले ही सिखा रखा है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, ये है 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ नहीं है, बॉक्स बना हुआ है, और दूसरी तरफ है 30/22। क्या है बेटा? 30/22। ठीक है। अब इसको कैसे करोगे ज़रा समझना है यहाँ पे। ठीक है। कि कंपैरिजन, मैं 45 से 30 पे वैसे तो नहीं जा सकता, मैं अगर इन्हें आपस में काटूं, ठीक है, तो देखो 15 2 होता है 30, और 15 3 होता है 45। तो मतलब इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है? 2 3। क्या आ रहा है? तो इनका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आना चाहिए? 2 3। तो ये बताओ 22 किसके टेबल में आता है? 2 पे, 11 में। तो मतलब अगर 11 से करा तो 11 के टेबल में ये आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 33। क्या आएगा? समझ आई बात? अगर ऐसे ना आए समझ तब तो वो तरीका है ही जो मैंने बताया। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था ना 45 बाय डैश था, कुछ नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू में 30/22। तो ये तरीका जो मैंने बताया था, मान लो इधर x ले लो, ठीक है, फिर क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दोगे 30 इंटू एक्स, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दोगे 45 इंटू 22। एक्स बराबर लिख दोगे 45 इंटू 22 अपॉन में 30। समझ आ रहा है कि नहीं?
उसके बाद काट दोगे, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, फिर 2 के टेबल में 22 11 पे आता है, x बराबर आ गया 33। तो ये तरीका भी है तुम्हारे पास, कोई इसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है ना कि डायरेक्ट भी दिमाग लगाना आना चाहिए कि अगर ये डायरेक्ट टेबल में नहीं आ रहे, अगर ये डायरेक्ट टेबल में, तो इन्हें हम सिंपल करके काट सकते हैं मन में कि देखो ये 2 और ये 3, इनका रेशो क्या आ रहा है 2 और 3 का, है ना, 2:3 का रेशो इनका आ रहा है। तो इसका मतलब इनका भी रेशो क्या आना चाहिए 2 3 का आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 3 का अगर इनका रेशो आ रहा है तो 11 के टेबल में 22 आता है 2 पे, तो मतलब 11 3 जा क्या होगा 33, इसलिए 33 ही आंसर है। तो ऐसे मन में भी आपको करना आना चाहिए। आया? कोई दिक्कत है इतने में? और क्वेश्चन तो और आसान आसान दे रखे हैं, जैसे ही देखो ये है 5/9 इज इक्वल टू -27। तो तुम्हें सीधा सीधा पता है 9 3 जा 27 होता है, तो 5 3 जा 15, यही आंसर है। आया? और नहीं अगर ऐसे नहीं तो फिर लिखोगे यहाँ x लोगे, वो लिखोगे 9 इंटू एक्स बराबर 27 इंटू 5, फिर लिखोगे x बराबर 27 इंटू 5 अपॉन में 9, फिर ऐसे काटोगे तो ये 3 आएगा, फिर x बराबर 15, इस तरीके से। ठीक है? मज़ा आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? तो ये थी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की कहानी। ठीक है, जहाँ तुम्हें निकालने के लिए दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? दूसरी एक बात और है बेटा कि अगर पूछा जाए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, कोई दो रेशनल नंबर आपको दिए जाए और बोला जाए इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो उन्हें काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ गया तो वो रेशनल है, सिंपलेस्ट फॉर्म सेम नहीं आया तो वो रेशनल इक्विवेलेंट, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। आया कि नहीं? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आ जाए तो वो इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं आए तो नहीं है। आया? कोई दिक्कत इस चीज़ में? आसान है? ठीक है, ठीक है। जैसे ही है, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ -2/13, क्या दिया हुआ है बेटा -2/13, और एक दिया हुआ है आपको -6/39। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यही देखना है, देखो ये सिंपल है 2/13 है, तो आपको ये देखना है क्या आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हो, क्या आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हो, क्योंकि ये 2 और 13 है, ये तो कट नहीं सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, 2/13 ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसे काट के देखोगे, तो आपको पता है कि 3 के टेबल में 2 पे 6 आता है, तो 3 से इसे काटा 2 आया, इसे काटा 13 आया, माइनस का 2/13 इसे भी काट के आ गया, तो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। मजा आया? इतना एक बार नोट कर लो जितना अभी तक पढ़ा है, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, और हाँ ये तो ऐसे ही बता दिया था, ऐसे ही ये याद रख लेना। ठीक है, कि 1/4 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया गया है। ठीक है, हो जाएगा, करो, नोट कर लो, ये आगे कर लेना इसको, किधर है वो, ये लो आगे करते रहना।